तो एक बार फिर से हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पशु शरीर में जल की कितनी प्रतिशत कमी होने पर पशु की मृत्यु हो जाती है? तो 15 से 20%। जल पशु शरीर का पौधों का व दूध का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो जो दूध है अपने उसमें तो 87% भाग पानी का होता है, और जो पौधे में 60% होता है, और जो जब अपने गोवंश की मुख्यतः बात करें तो वो 60% होता है। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है तो शर्करा, स्टार्च और हेमीसेलुलोज, ये तीनों ही घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं इसमें अपना भूसा, घास हो गई किसी भी प्रकार की, और जो चोकर हो गया वो एक जटिल नाइट्रोजनिक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, तो वो अपनी प्रोटीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया किस्म की चारे की पोषकता बढ़ाने की जैविक उपचार बताइए। तो ये अपना पहला एंजाइम हो जाएगा। सफ़ेद रोट फफूंदी और मशरूम की सहायता से हम गठिया किस्म के चारे की पोषकता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय अमोनिया साल्ट्स अम्ल ऑक्सीकरण व गैसीय उपचार चारे की गुणवत्ता बढ़ाने की उपचार विधि है, तो अपनी यह रासायनिक विधि है। इसमें से क्वेश्चन किसी भी एक दे सकता है, जैसे अम्ल ऑक्सीकरण गुणवत्ता बढ़ाने की उपचार विधि है, तो इसको रासायनिक टिक करना होगा। ये इसमें जो भी रासायनिक विधियाँ हैं उनके सभी के नाम दे रखे हैं। बहुत अच्छी साइलेज का पीएच व नाइट्रोजन होती है, क्योंकि पीएच का तो बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब की बार चांस है कि नाइट्रोजन पूछ ले, इसलिए नाइट्रोजन भी इसमें हमने बता रखी है। तो अपना पीएच हो गया 3.5 से 4.2, और नाइट्रोजन इसमें 10% से कम होगी। फफूंदी में जो माइटोक्सिन्स पैदा करती है तो वो कौन कौन से होती हैं? तो वो 3 प्रकार की होती है। एक तो एस्पेरिलियस फ्लेवस, और एक एस्पेरिलियस पैरासाइटिक, और एक रिहेजोपस एसपीपी। रासायनिक खाद, औद्योगिक घास आदि खा जाने पर पशु को विषाक्तता होती है, तो अपनी नाइट्रेट्स की होती है। एक नाइट्रेट होता है, एक नाइट्रेटस होता है, तो ये नाइट्रेटस से होती है। साइजोनिसिस विषाक्तता होती है, तो अपने जवार और सुडान घास से होती है। यूरिया उपचारित भूसे की डीसीपी व टीडीएन कितनी % होती है? तो यूरिया उपचारित चारा होता है उसकी डीसीपी ये तो अपनी 4 से 5 होती है, और जो टीडीएन होती है वो 48 से 50 होती है। वैसे अगर पूछा जाए कि भूसे के अंदर या फिर रफेज के अंदर जो डीसीपी होती है वो कितनी होती है, तो अपनी 0% होती है। जब उसे यूरिया से उपचारित करें तो उसकी 4 से 5% डीसीपी बढ़ जाती है। चारे को उपचारित करते समय, साइलेज बनाते समय उसका किण्वन हेतु उपयुक्त महत्वपूर्ण गैस कौन सी बनती है? तो जब हम उनको कवर करते हैं तो उनमें अमोनिया बनती है। शरीर बाहर के मिनरल होते हैं 3 से 4% होते हैं, और ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए उपयोगी अपने सोडियम व क्लोरीन। शरीर में अम्ल व क्षार के संतुलन के लिए आवश्यक है एसिड बेस बैलेंस। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज व क्लोरीन, ये सभी पोषक तत्व एसिड बेस बैलेंस होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के लिए, ऊर्जा भंडारण हेतु, फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो अपना फास्फोरस। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन। रुमंतियों में विटामिन B12 के लिए आवश्यक तथा कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो विटामिन B12 के लिए जो ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के लिए तो कोबाल्ट की जरूरत होती है, और ये B12 कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। रक्त में कैल्शियम की गतिशीलता को बनाए रखती है कौन सी ग्रंथि? तो ये अपनी पैराथायरॉइड ग्रंथि बनाए रखती है। फॉस्फोलिपिड व कोशिका झिल्ली का विशेष भाग है जो लिपिड का परिवहन करता है, वह है फास्फोरस। आरएनए व डीएनए एंजाइम का विशेष संघटक है, तो अपना फास्फोरस हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलस गतिविधियों के लिए आवश्यक वो मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो कभी आपने देखा होगा पशु में जो नेरोइड डिसऑर्डर है होता है, उस हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। और मोलिब्डेनम की विषाक्तता में क्या दिया जाता है? सल्फर, और सल्फर की विषाक्तता में मोलिब्डेनम दिया जाता है। आयरन संग्रहित होता है यकृत, प्लीहा और वक्र में। आरबीसी में उपस्थिति जो परिपक्वता की आवश्यक है वह है परिवहन। जो आरबीसी में उपस्थित होता है, जो उसकी परिपक्वता के लिए आवश्यक है ना, आरबीसी को परिपक्व करने के लिए, वो कौन सा धातु है? तो ऊपर कॉपर है। बाल, पंख, ऊन, रंग, इनका जो रंग होता है वो
जिस रंग होता है जिसमें किस धातु की अहम भूमिका होती है, उस धातु के लिए पूछ रहा है। तो अपना मेलानिन होता है, मेलानिन में बदलता है, कॉपर जो है मेलानिन के अंदर चेंज करता है। मलबरी हार्ट डिजीज रोग होता है वो अपने विटामिन ई की कमी से होता है, जिसमें हार्ट के ऊपर सफ़ेद धारियाँ व पीली धारियाँ पाई जाती हैं। जब नवजात के शरीर के ऊपर बाल नहीं होते हैं, किसकी कमी होती है? जब नवजात शरीर के ऊपर बाल नहीं होते हैं तो किस तत्व की कमी होती है, जिसे बर्थ ऑफ हेयरलेस कहते हैं। तो ये अपने आयोडीन की कमी होती है, जो थायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करता है। कॉपर की कमी को बढ़ाता है मोलिब्डेनम। हड्डी व दांतों का रंग, प्राकृतिक रंग समाप्त हो जाता है फ्लोरीन की कमी से। रफ कोट किसकी कमी से होता है? जो आर्सेनिक की विषाक्तता होती है, फिर आर्सेनिक बढ़ जाता है तो जो पशु का जो स्किन है वो ऊपर से उसके ऊपर पपड़ी वगैरह ऐसी सी कुछ जम जाती हैं, उसे रफ कोट बोलते हैं। मतलब कि अपनी जो सामान्य स्थिति है उसको खो देती है, वो आर्सेनिक की वजह से होता है। जीरोप्थेलिया क्या है, किसकी कमी से होता है? तो ये कॉर्निया का कठोर होना कहलाता है जीरोप्थेलिया, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। वक्र की नलिकाओं में फास्फोरस का पुनः अवशोषण में विटामिन सहायक है। जो वक्र की नलिकाएं हैं वहाँ जो पानी और जो कुछ अपने जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हो गए, इनका जो अवशोषण होता है दोबारा, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो फास्फोरस का जो पुनः अवशोषण होता है तो उसमें कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो अपने विटामिन डी। यदि देखिए मांसपेशियाँ सफ़ेद धारियाँ और पीले धब्बे आते हैं तो किस रोग में देखने को मिलती हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपने मलबरी हार्ट डिजीज। स्वीट क्लोवर डिजीज या ब्लीडिंग डिजीज नामक किसकी कमी से होता है? तो अपना जो स्वीट क्लोवर डिजीज है वो विटामिन के की कमी से होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने से कैनिंग व फ्रीजिंग इंडस्ट्रीज में काम में लिए जाती है वह विटामिन सी। पक्षियों में टाइटिस रोग होता है, वो अपनी B1 की कमी से होता है, जिसको स्टार गेजिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पक्षी आसमान की ओर ऊपर मुँह करके देखता है। ब्लैक टंग रोग किसकी कमी से होता है? तो ये अपने किसमें वह किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि ब्लैक टंग रोग किसमें होता है? तो ये जार कुत्ते में होता है। किसकी कमी से होता है? तो ये अपने निकोटिन B3 की कमी से होता है। और मनुष्य में प्लेग्रा रोग होता है। इसमें एक 400 kg शारीरिक भार वाली गाय को DCP व TDN की आवश्यकता होती है, तो उसको 254 kg और 3.03 kg TDN की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य के लिए पशु को DCP और TDN चाहिए, तो अपना 0.56 kg और 4.5 kg TDN की आवश्यकता है। कठिन कार्य करने के लिए 71 kg हो जाएगा DCP, और जो TDN है वो 6.4 kg हो जाएगा। गाय और भैंस को शुष्क चारा प्रति 100 kg बॉडी वेट पर देना चाहिए, 2.5 kg गाय को और भैंस को 3 kg। राशन की गणना करने की विधियां हैं अपने पहले अंगूठा विधि, दूसरी होगी DCP तथा TDN विधि। खीस व सामान्य दूध की मात्रा में प्रोटीन होती है, तो खीस में 17% होती है, और जो अपना सामान्य दूध होता है उसमें 3.5% प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रसव के बाद बच्चा जीवित हो और माँ की मृत्यु हो जाती है तो आर्फन काल्व कहलाता है। नवजात का औसत वजन भारतीय गोवंश का कितना होता है? तो वो 3 किलो होता है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 30 kg नहीं होता है, 3 kg होगा। काल्व स्टार्टर देने की उम्र कितनी है? तो बच्चा जब दूध सूख रहा होता है, अच्छे से दूध पी रहा होता है, तो वो 10 दिन बाद में हम उसके काल्व स्टार्टर स्टार्ट कर सकते हैं, जो 90 दिन तक दिया जाता है। उसके बाद हीपर दिया जाता है। भेड़ को प्रजनन से 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला आहार फसलिंग राशन कहलाता है। बकरी के नर व मादा को प्रजनन हेतु अलग अलग चुनना ये अपनी रिप्लेसमेंट स्टॉक कहलाता है। पशु चराने की उपयुक्त विधियां हैं चक्रानुक्रम चराई और होनेनन विधि। तो ये कुछ इतने क्वेश्चंस थे पशु पोषण के।